So hello everyone, I welcome you all to UIS. So we are going to discuss जो आज के हिंदू के सेशन और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पब्लिश हुआ है एंड देन दैट टॉपिक इज बेसिकली लिंक्ड एंड रिलेटेड विथ जो आपका कार्ट है, कार्ट थेरेपी के बारे में। पहले भी इसमें संडे के द हिंदू में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, बट टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कार्ट थेरेपी। क्या है ये कार्ट थेरेपी? काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए इसमें फ्रेम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो कार्ड थेरेपी तो एक टॉपिक है ही। इसके अलावा जैसे पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये आईआर का टॉपिक है, फिस्कल कंसोलिडेशन एंड बजट के ऊपर है, इकोनॉमी का टॉपिक है। एंड देन स्पाई बैलून के बारे में, ये भी साइंस टेक का है। इसमें मैंने आपसे डिस्कस भी किया, इफ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट लाइक ऑब्जर्वेशन और रिकॉन्सोनेंस। बैलून के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। कार्ड थेरेपी की बात किया जाए, फिर कोर इन्फ्लेशन, फिर मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, कोर इन्फ्लेशन क्या है, कार्ड थेरेपी के बारे में, स्पाई बैलून है, फिस्कल कंसोलिडेशन एंड बजट है। तो ये इकोनॉमी का, साइंस टेक का, इकोनॉमी का, और फिर आपका मीन्स का जो है प्रश्न है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का मेंस का प्रश्न देख लो, कार्ड थेरेपी हैज इट्स ओन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव, एक्सप्लेन करना, 10 नंबर में लिखना है। आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है? तो उसको बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, नॉट एन इशू। अभी सुनने में थोड़ा सा मे बी लग सकता है पता नहीं क्या थेरेपी। ऑलरेडी इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है। ये साइंस टेक का टॉपिक। अब जैसे जनरली अगर साइंस टेक के टॉपिक को देखो तो ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से वी हैव रेड एंड वी कैन आंसर इट। अच्छे खासे बढ़िया प्रश्न आते हैं एंड दोज क्वेश्चंस आर नॉट इजी टू हैंडल। 15 प्रश्न पिछली बार भी थे, 14 प्रश्न मैंने आपको करा रखे थे। एक क्वेश्चन का थोड़ा सोर्स नहीं मिला, विद स्क्रीनशॉट लास्ट में मैं आपको शो कर दूंगा। और 23 की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है आप ही के लिए। आई एम लॉन्चिंग द कोर्स। अब आपको उसको करना है। अगर 23 की कर रहे हो, 24 कर रहे हो, 25 की कर रहे हो, यू कैन वेट, बट 23 की कर रहे हो उसको प्लीज़ मिस मत करना। 2-3 महीने का भी अगर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है अनअकैडमी के अंदर, वो ले लो, या जो भी आपका समय है उसमें आपको मतलब आई विल से कि उसको कोर्स को आप गो थ्रू आपको होना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हो। और जो सब्जेक्ट्स के कोर्स मैं कराऊंगा उसमें ऑलमोस्ट 50 के आसपास प्रश्न आपके लिए होंगे। जब पेपर आएगा देन आई विल कंपेयर ऑल्सो, और विद स्क्रीनशॉट आई विल शो यू, ठीक है? पिछली बार भी जो ये कोर्स हुआ था तो उसमें 15 में से 14 प्रश्न आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थे, बिकॉज द माई फोकस विल बी टू कवर द न्यूज़ पेपर। कोई कंपाइलेशन कुछ भी कहीं कुछ कवर नहीं होता, ये सब चीज़ें लोग मिस कर देते हैं। तो डेप्थ में जाके अंडरस्टैंडिंग ऊपर ऊपर से पढ़ लिया ऐसा नहीं है। आज भी आपके पास मौका है, 2022 का प्रीलिम्स हुआ है, जाके आप देख लो, पेपर है, ये 65 वो 65 होता है, वो कंपाइलेशन है, देख लो कितने प्रश्न आए हैं, कंपेयर कर लो, यू कैन टेक द डिसीजन, यू आर अ पॉलिसी मेकर। बट पॉइंट आई हैव जस्ट हैव टू हाईलाइट, क्योंकि इस पे आई नीड अ सीरियस कैंडिडेट स्टूडेंट्स जो कि इन एरियाज पे फोकस नहीं करते हैं। और उसका डिटेल मैं आपसे एक अलग से वीडियोस में बना के शेयर कर दूंगा। बट 23 वाले बच्चे, आप लोगों ने बहुत मैसेज किया और इसी वजह से आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग, दैट कोर्स, तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, ठीक है? तो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अनअकैडमी से अभी आप जुड़ सकते हैं। देखो अनअकैडमी.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, कोड डाल दो SPLIV, कोड डालो, 12 महीने में 4 महीना फ्री है। आई थिंक आज या कल लास्ट डेट है। तो अब इसमें जो मेरे कोर्सेस आएंगे वो देख लोगे। मेंस का भी जैसे साइंस टेक का कोर्स मेंस के बाद भी एक आएगा, वो देख लोगे। तो 25 की तैयारी कर रहे थे, सब चीज़ें आप लोग अवेल कर सकते हो। 4 मंथ्स आपके लिए फ्री हैं। मतलब इसमें मेरे कोर्सेस हैं, इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, MCQ प्रैक्टिस है, सब कुछ है। मतलब आप क्या चाहिए, और लाइव क्लासेस हैं, ये ध्यान में रखना है। प्रीलिम्स एक्सेस प्रोग्राम भी साथ में एक्सेस कर लो, अलग से ही प्रोग्राम है ये भी। 9 फरवरी से आपका बैच शुरू हो रहा है, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हो। तो देखो मेरे द्वारा जो कोर्स है, अभी 17 फरवरी से ये शुरू हो जाएगा, ठीक है? फिर एनवायरमेंट, इकोलॉजी, IR, एग्रीकल्चर, इन सब्जेक्ट से 50 के आसपास प्रश्न आपके होंगे। देर विल बी अराउंड 50 प्रश्न, 50 क्वेश्चंस। अगेन आई एम स्टेटिंग, और आप लोग खुद से पूछ लो कि इनमें से कितने, इन सब्जेक्ट्स को आपने कितना फोकस किया। ऊपर ऊपर से पढ़ लिया वो नहीं है। तो इस चीज़ को आई विल कवर थ्रू न्यूज़पेपर में जो लगभग 1.5-2 साल के टॉपिक्स हैं, इन एरियाज से आई विल कवर इट। एंड योर वर्क इज़ कि आप अपना जो दूसरे सब्जेक्ट्स आप पढ़ लेना उसको, इसको आई विल कवर इट। 15 या 20 अप्रैल तक सारे खत्म हो जाएंगे। अगेन 100 में से 50 क्वेश्चन के आसपास बहुत होते हैं। ज्योग्राफी भी अगर आप इंक्लूड कर लो इसमें, बहुत होते हैं। तो ये आपको हिस्सा बनना है। कैसे करोगे? अभी जैसे कुछ नहीं, अनअकैडमी को ज्वाइन करना, अनअकैडमी.com, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करके SPLIV कोड डाल के आप शुरू कर सकते हैं। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं दे कैन बी पार्ट ऑफ इट, ठीक है? तो कोड ये याद रखना है, दिस इज द कोड दैट यू हैव टू यूज इट, SPLIV। क्लास की लिंक और ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, दिस इज़ रिलेटेड विद द प्रॉब्लम दैट इज़ बीइंग फेस्ड इन पाकिस्तान। पॉलिटिकल डिबेट पे वी विल नॉट गो, बट हाँ कुछ पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए कि वाई दिस थिंग दैट इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट इज़ हैपनिंग पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने कई सारे दूसरे अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, बट 2-3 पॉइंट्स वी ऑल्सो नीड टू नो व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट व्हाट बेसिकली इज हैपनिंग इन इंडियन नेबर्स में क्या हमारा हो रहा है। तो यू कैन मेंशन अबाउट द पाकिस्तान एज वेल कि इंडिया के लिए, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ सेम रीजन, साउथ एशिया का है, पाकिस्तान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस रीजन। एंड अंडर दैट कंसिडरेशन हमें ये देखना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है जो भी कंडीशन अभी पाकिस्तान के अंदर है। तो देखो, इन्फ्लेशन 28% बहुत ह्यूज है, और रुपी लगभग कुछ ही दिन में अभी 17% का लॉ वैल्यू डिप्रिशिएट हुए। रुपी मतलब जैसे, मतलब ये पाकिस्तान रुपी वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्रिशिएट, आई थिंक वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिप्रिसिएशन। अब जैसे मान लो $1 100 रुपये का है, पाकिस्तान रुपए का है। अब $1 300 रुपये पाकिस्तान रुपीज़ के बराबर है। तो ये इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, मतलब आपकी करेंसी के, पाकिस्तान के 300 रुपये देने के बाद $1 मिलेगा। अब अगर आप चीज़ें इंपोर्ट बहुत करते हो तो आपको नुकसान, एक्सपोर्ट करते हो तो फ़ायदा है। अब मतलब अगर जब आप $1 की चीज़ को इंपोर्ट करोगे तो पहले आपको 100 रुपये दे के आप मतलब 100 रुपये दे के $1 की चीज़ मतलब डॉलर में कन्वर्ट करके और फिर आप इंपोर्ट कर सकते, तब उस वही $1 की चीज़ इंपोर्ट करने के लिए आपका जो खर्चा है वो 300 रुपये का है, जो कि बहुत बड़ा है। इतना फॉरेन रिजर्व है नहीं, तो मात्र $3 बिलियन का ही इनके पास फॉरेन रिजर्व है, जो कि मंथ का ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट हो पाएगा, और पूरा देश डिफ़ॉल्ट कर सकता है। और अगर डिफ़ॉल्ट करेगा तो इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। आईएमएफ की टीम वहाँ पाकिस्तान के अंदर है। अब उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे आईएमएफ क्या कंडीशन के बेसिस पे जो है वो प्रोवाइड करता है जो लोन एंड ऑल, क्या क्या उसका क्या बेसिस है, दैट वी विल डिस्कस। सो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बनेगा, बिकॉज यहाँ पे एक जो चैलेंज फेस पाकिस्तान के अंदर होगा कि उनके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है। अगर एक ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें आप अपनी लोकल करेंसी में पे कर सकते हो, तो वो लोकल करेंसी जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, देश उस पर एग्री कर सकते हैं। जैसे अब इंडिया रशिया बातचीत लगातार कर रहे हैं, वी शुड कम विद अ फॉर्मुलेशन वेयर इंडियन रशिया बात कर रहे हैं, तो इंडियन रशिया दे वांट टू कम एक फॉर्मुलेशन में जिसमें दोनों दोनों अपनी करेंसी में पे कर सकें, एक ऐसा अरेंजमेंट आ सके। सो दोनों के बीच में ट्रेड बहुत अधिक है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। बट अब किसी कोई सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है और वो अपनी करेंसी में पे कर दे, तो क्योंकि वो फिर वो करेंसी फर्दर वो कहीं पे करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए एग्री भी नहीं होगा। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे कई रीजंस है। एक तो मिस गवर्नेंस है, और दूसरा देखो वहाँ पे सबसे, जैसे अब हमारे देश में देखो आर्मी का रोल क्या है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब ऐसा आप सुनने में आपको नहीं मिलेगा कि आर्मी हमारे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी है। हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी कोई पॉलिसी हो तो उसमें कंसल्टेशन किया जाता है, बट हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि सारे डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से, और आप लोग जैसे ब्यूरोक्रेट्स होंगे आपके माध्यम से ही लिए जाते हैं। आर्मी का, एयरफोर्स का, या जो हम जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस, उनका अपना एक रोल है। उस रोल के तहत वो अपना काम करते हैं कि ये आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग है दैट इज़ बीइंग टेकन बाय द आर्मी। सो जो डेमोक्रेसी है उसमें अटमोस्ट रिस्पेक्ट आर्मी जो इंडिया के लिए काम कर रही, मतलब जो इंडिया की आर्मी है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात करें, अटमोस्ट रेस्पेक्ट फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग एंड बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आपकी संस्थाएं स्ट्रांग होगी, देखो संस्थाओं का रिफॉर्म होना एक अलग डिस्कशन होता है। हम हमेशा से कहते हैं कि ओके, वी हैव टू रिफॉर्म दिस इंस्टीट्यूशन, वी हैव टू रिफॉर्म दैट इंस्टीट्यूशन, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन द पॉइंट इज कि यहाँ रिफॉर्म तो है, लेकिन रिफॉर्म की बात हम कर सकते हैं, बट आवर इंस्टीट्यूशंस आर सच स्ट्रॉन्ग जहाँ पे जो भी चीज़ें डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। बट इन पाकिस्तान आर्मी हैज़ अ वेरी प्रोमिनेंट रोल, उस एस्टैब्लिशमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इवन बिजनेस वर्क जो है, इंडस्ट्रियल वर्क भी आर्मी के द्वारा किया जाता है, मतलब हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो द पॉइंट इज कि क्योंकि सिस्टम इतना कंफ्यूज्ड है एंड बिकॉज ऑफ दैट मिस गवर्नेंस जितना विजिबल है, तो उसमें जो फर्दर आउटकम है वो आउटकम कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो यू हैव अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी विच रिजल्ट इनटू इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एज वेल। फिर वहाँ पे कन्फ्रंटेशन है। देखो इंडिया के एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक अच्छी चीज़ और भी है। एक अच्छी चीज़ क्या है कि ठीक है, जब कभी कोई बड़ा इशू आता है तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपना ओपिनियन देते रहेंगे, लेकिन जहाँ इंटरनली, चलो मीडिया में कुछ भी अपना
ओपिनियन देंगे। लेकिन जब जब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की बात आती है तो ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर हैं वो अपना एक साथ में आके चीज़ें रिप्रेजेंट करने का पूरा प्रयास करते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो दो अभी इतना ग्रिम सिचुएशन है, उस पे भी वो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनकी भी टेंशन चल रही है, फिर उधर एक दूसरे की टांग खींचना, ये सब चीज़ें हैं। तो विच विल फर्दर रिजल्ट इनटू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आर्मी के साथ कन्फ्रंटेशन है, ये सब चीज़ें एक बड़ा फैक्टर्स आपके बन जाते हैं। फिर जब आपका जब हमारे मतलब किसी भी देश की अगर बात करें, पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, जब आपका लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, मिस गवर्नेंस है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपने ऐसे टूल्स डेवलप कर लिए जो कि आपके लिए नुकसानदायक है, मतलब जैसे टेररिज्म की बात करें, तो व्हेन द लॉ एंड ऑर्डर थिंग इज नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, उस कंसिडरेशन में कई सारे दूसरे एंटी सोशल एलिमेंट्स भी अराइज होते हैं। टेररिज्म, टेररिस्ट, वो एक अलग तरीके से सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो है वो डेवलप होगी। तो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, ऐसे इस वजह से छोटे छोटे पॉकेट्स विल अराइज एंड दीज पॉकेट्स विल हैव देयर ओन इम्पैक्ट पूरा का पूरा जो सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस टॉपिक इज रिलेटेड विथ आर बजट। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छा एडिटोरियल का आर्टिकल है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, फिस्कल कंसोलिडेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बजट। फिस्कल कंसोलिडेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बजट, ध्यान समझना, ये टॉपिक आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है, दिस इज लिंक्ड विथ इकोनॉमी। फिस्कल कंसोलिडेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बजट। So when you talk about the fiscal consolidation in the context of the budget, so when you're using the term fiscal consolidation, when you're using the term fiscal consolidation, what do you mean by the fiscal consolidation? It simply means कि जो जैसे आप सरकार कोई भी होती है, सरकार एक तो खर्चा करती है और एक कमाती है, मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, देयर आर टू थिंग्स। वन जो खर्चा करेगी दैट इज रेवेन्यू, द अदर इज एक्सपेंडिचर, मतलब जो कमाएगी दैट इज रेवेन्यू, जो खर्चा करेगी दैट इज एक्सपेंडिचर। दोनों का गैप जो होगा दैट वी कॉल इट एज अ फिस्कल डेफिसिट। जब सरकार अपने खर्चा को रैशनलाइज करने लग जाए या उसका जुडिशियस यूज करने लग जाएगा, तो वी विल यूज दिस टर्म कॉल्ड एज फिस्कल कंसोलिडेशन। सो फिस्कल कंसोलिडेशन जरूरी भी है, क्योंकि आप अगर इरेशनल सेंस में खर्चा करोगे तो इट विल हैव अ ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट। तो यहाँ पे देखो, ग्रोथ जो है अफेक्ट होती है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो ग्रोथ अफेक्ट होती है, सरकार का खर्चा कितना है, कितना खर्चा करती है, एंड कितनी कमाई करती है, और कैपिटल कंपोनेंट। कैपिटल कंपोनेंट मतलब जो भी खर्चा हो रहा है, वो खर्चा इन द कंटेक्स्ट ऑफ, जो भी आपका खर्चा हो रहा है तो वो खर्चा, उसका कैपिटल कंपोनेंट क्या है, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, मशीनरी में, इन सब चीज़ों में कैसे खर्चा कर रहे हो। तो ऑल दिस थिंग्स बेसिकली इम्पैक्ट द ग्रोथ। जो ग्रोथ है दैट इज बेसिकली impacted by it. So government expenditure is budgeted to grow at 7.5%। जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो आपका 7.5% से ग्रो कर रहा है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है ना, जिसमें लाइक इन्फ्लेशन इज नॉट इंक्लूडेड, तो जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो आपके देश के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसका मॉनेटरी मनी वैल्यू क्या है, तो ये भी फॉल फ्रॉम 15.4% टू 10.5% 23-24 के अंदर है। तो यहाँ पे जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, मतलब जो आपका जीडीपी ग्रोथ है उसमें फॉल देखने को, नॉमिनल मतलब इन्फ्लेशन यू आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग इट, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्चा रिलेटिव टू जीडीपी, मतलब अगर सपोज करो आपके देश की, इसका ऐसे समझो जैसे घर है, आपके घर के अंदर कमाई 10,000 रुपये है और आपका खर्चा जो है वो 8,000 रुपये का है, ठीक है। तो खर्चा अपॉन जीडीपी, मतलब आपका खर्चा 8,000 रुपये का, घर की कमाई 10,000 रुपये की है, तो ऐसे ही आपकी जीडीपी मतलब देश की कमाई कितनी है, मतलब पूरा जो देश में मॉनेटरी मनी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जो हो रहा है उसका क्या है, तो वो जीडीपी होगा। खर्चा कितना, तो इसका जो रेशियो है, क्योंकि अगर आपकी कमाई ज़्यादा है, मतलब मिले आपकी जीडीपी ज़्यादा है, तो फिर आप खर्चा भी ज़्यादा कर सकते हो। तो एक्सपेंडिचर और जीडीपी का क्या रेशियो है, मतलब इनका क्या रिलेशन है, अगर इसमें फॉल हो रहा है इट मीन्स आपका जीडीपी रिड्यूस हो रहा है और आपका आपका जो एक्सपेंडिचर है प्रपोर्शन टू जीडीपी वो बढ़ रहा है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड अगेन जो ग्रोथ है, ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ बहुत अधिक निर्भर करती है इन्वेस्टमेंट के अंदर, मतलब इन्वेस्टमेंट पर भी निर्भर करती है ग्रोथ। देखो क्या होता है, ग्रोथ आपकी इकोनॉमी के अंदर, अगर आप मान लो जीडीपी टर्म पे देखो, तो गुड्स एंड सर्विसेज आपके देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोड्यूस हो रही है, तो प्रोड्यूस कब होगी, जब लोग खरीद भी रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो प्राइवेट डिस्पोजेबल जो इनकम है, प्राइवेट मतलब जो इंडिविजुअल कंपनीज, ये सारे जो उनके पास डिस्पोजेबल, मतलब
वो पैसा जो आप खर्चा करते हो, जो सेव करते हो वो नहीं, जो खर्चा करते हो। तो अगर प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम आपके पास ज़्यादा है, अगर आपने टैक्स स्लैब को बढ़ा दिया, सपोज करो कि पहले टैक्स रेट आपको 5 लाख 5 लाख है, तो मतलब 5 लाख रुपीज़ पे आपको 0% टैक्स लग रहा था, इसको 7 लाख रुपीज़ आ गया। तो इसमें 2% में आपको जो टैक्स बचेगा वो पैसा क्या करेगा, वो पैसा जो आप सरकार को दे रहे थे, अब वो पैसा आपके पास बच गया तो उसको आप खर्चा कर सकते हो। तो दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन टू इंक्रीज इन द प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम। ये अगर हमने टैक्स स्लैब में अगर हम चेंजेस कर रहे हैं, जैसे हम नई जो टैक्स रिजीम है, तो उसमें अगर हम ये जो सैलरी बेस्ड लोग हैं उनको हम ये रियायत दे रहे हैं कि पहले अब 7 लाख रुपए जब आपकी इनकम होगी तो आपको 0% टैक्स लगेगा। जब 7 लाख रुपए में 0% टैक्स लगेगा तो अंडर दैट कंसिडरेशन जब आपका 0% ही टैक्स लग रहा है, when only 0% टैक्स इज इम्पोज, तो आपके पास जो आप मान लो 10-20 हज़ार रुपए टैक्स देते तो वो पैसा आपके पास बच गया, तो डिस्पोजेबल इनकम आपकी बढ़ गई। सो जो इन्वेस्टमेंट खर्चा बढ़ेगा, इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ेगा, दैट विल ऑल्सो फैसिलिटेट द ग्रोथ को भी ये फैसिलिटेट करेगा। फिर जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, इसको भी अमेंड किया गया था और इसमें कहा गया कि जो सरकार है वो कदम लेगी कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको लिमिट किया जाए, दैट शुड बी अराउंड 3% ऑफ द जीडीपी बाय मार्च 31 2021। ये चीज़ आपके हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, फिजिकल डेफिसिट का मतलब कितना आप कमा रहे हो प्लस एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट है। दैट इज जैसे मान लो आप 100 रुपये कमा रहे हो, 120 रुपये खर्चा कर रहे हो, तो 20 रुपये फिजिकल डेफिसिट हुआ। तो 20 रुपये आपके एक्स्ट्रा कहाँ से, क्योंकि कमाई आपकी 100 रुपये की, 20 रुपये 120 रुपये खर्चा करो तो 20 रुपये कहाँ से आया, तो 20 रुपये आपने उधारी ली है। तो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरविंग, ये हमेशा कहा जाता है। तो दैट हैज टू बी अराउंड 3% ऑफ द जीडीपी। एंड लाइक जो आपका सेंटर का डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब कितनी आपने उधारी ली है, मान लो 20 रुपये उधारी ली, जीडीपी आपका 100 रुपये है, तो 20 रुपये उधारी ली है, जीडीपी 100 रुपये, तो इसका जो रेशियो कितना है, तो ये आपको 40% लेकर आना है, डाउन करके लेकर आना है। तो ये आपका किसके अंदर, इसके अंदर है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है। लेकिन अभी इस पर डिविएशन देखने को मिला है, जो अगर मान लो डिविएशन होता है तो वहाँ पे सरकार को रीज़न बताना पड़ता है, अच्छा ये रीज़न है। तो जैसे मान लो अभी 3% की जगह 5.9% फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट जीडीपी रेशियो है, तो इसको बताया गया कि देखो इसके पीछे जो रीज़न स्टेट किया गया है वो इकोनॉमिक कंडीशन एक्सटर्नल, जैसे जो यूक्रेन का युद्ध है या जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, इंटरनेशनल लेवल पे जो डिमांड का रिडक्शन है, ये सब फैक्टर्स को इसमें हाईलाइट किया गया है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इफ़ यू वांट टू रेज द ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रिलेशन टू द जीडीपी, जैसे मान लो कंपनीज हो गए, हम हो गए, तो हम जो इन्वेस्टमेंट है दैट हैज़ टू इंक्रीज देन ओनली, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होगी तो अपने आप ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारी पॉलिसी हो दैट शुड बी, अब ऐसा हो कि सारा पैसा आपने टैक्स ले लिया, टैक्स ही ले लिया, वो टैक्स ले लिया, अब लोगों को पैसे नहीं बचेंगे तो फिर कहाँ से खर्चा लोग करेंगे। तो उस टैक्स स्लैब को अगर आपने चेंज किया तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी। इफ द डिस्पोजेबल इनकम होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी करेंगे, वो आपकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड जनरेट करेगी और वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास रिसोर्सेस रहें फॉर द इन्वेस्टमेंट, दैट यू हैव टू इंश्योर, वो आपका इंश्योर करना जरूरी बन जाता है। सो ट्राइंग टू बोरो बियॉन्ड द अवेलेबल इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट कैन ओनली लेड टू इन्फ्लेशन। मतलब अगर ऐसा आपने किया कि ठीक है, आपने ऐसा किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्चा है उस खर्चे को सरकार खुद से करना चाहे, और वो कहाँ से करना चाह रही है, उधारी लेके, तो जितना ज़्यादा उधारी लेके आप खर्चा करोगे दैट विल ऑल्सो बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन, के लिए वो रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो ज़्यादा बोरविंग करना भी इतना अच्छा आप कह सकते हैं कि स्टेप नहीं है, इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस वी कॉल इट एज अ स्पाई बैलून। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर, इस पर हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, यूएस चाइना के बीच का रिश्ता, फिर उसके बाद स्पाई बैलून के ऊपर क्या होता है, या रिकॉन्सनेंस बैलून क्या होता है, स्ट्राटोस्फेरिक बैलून क्या होता है, चाइना ने जैसे क्लेम किया कि उनका मौसम वाला बैलून है। बट ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी जो स्पाई बैलून है इसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया। स्पाई बैलून इन यूएस एयर स्पेस है जिसको मार गिराया गया, ये पूरा रूट है, जो रूट इस तरीके से फॉलो आपका किया गया था। तो यू आर वेरियस रूट्स आर बीइंग फॉलो। तो स्पाई बैलून की अगर हम बात करें, इट्स अ हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस टूल, ऑपरेट लगभग 80,000 से लेके 1,20,000 फीट तक आपका ये ऑपरेट करता है, इट इज़ स्टेटेड। एंड काम क्या होता है, जैसे स्पाई क्या करता है, लाइक इंटेलिजेंस गैदर करना,
कोई मिलिट्री मिशन तो नहीं चल रहा है, यहाँ कुछ काम तो नहीं है, तो उसकी फ़ोटो खींचना, इस टाइप से वीडियो क्रिएट कर लेना। कई चीज़ सैटेलाइट से भी विजिबल नहीं है तो स्पाई बैलून के माध्यम से करेंगे, क्योंकि स्पाई बैलून कहीं भी लेकर जाया जा सकता है। तो इसमें कैमराज, इमेजिंग डिवाइसेस आपकी रहती हैं। सैटेलाइट की तरह ये इकोनॉमिकली वाइबल भी है, क्योंकि सैटेलाइट तो बहुत कॉस्टली, आपको लॉन्च करना पड़ेगा, फिर उसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत होता है। फिर अर्थ सरफेस के प्रॉक्सिमिटी के बैलून कंपेरेटिवली ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो कई सारे जो डेटा है वो ईजिली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ये कैप्चर कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जैसे अब बैलून है, तो बैलून बेसिकली विंड, किसी भी विंड डायरेक्शन में कहीं और भी मूव कर सकता है, तो इसको नेविगेट करना इतना आसान नहीं है। तो बहुत सारी डिफरेंट विंड करेंट्स है, उसको देखना पड़ता है, अदरवाइज इट विल मूव टू अदर, कहीं जाना कहीं और है, कहीं और चला गया तो इट विल हैव एन इशू। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ताइवान ने भी चाइना की आर्मी को एक्यूज किया गया कि दे हैव डिप्लॉयड लाइक ये इस टाइप के स्पाई बैलून उन्होंने लगा। इवन अंडमान निकोबार रीजन में भी इन्होंने ऐसा किया था। ये इनका मतलब चाइना का ऐसे फिर मना कर देंगे, नहीं नहीं हम नहीं करते, हमारा नहीं है, हमने ऐसे नहीं किया है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब ये एक्सेप्ट चाइना हाँ किसी चीज़ का करता ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड एंड लिंक्ड विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी एंड दिस थेरेपी इज कॉल्ड एज कार्ट थेरेपी। इस पर पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट एंड अल्टीमेट टॉपिक है। तो अगर आप देखोगे कार्ट थेरेपी, ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द होलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। अब इसमें थोड़ा सा बिफोर आई स्टार्ट, इसका आप थोड़ा सा कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए थेरेपी है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर जो लिखा है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप इस इमेज को जो ये मान लो ये सेल्स हैं, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये सेल्स हैं। यही सेल्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दे विल मल्टीप्लाई। अगर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है जैसे रिक्वायर्ड वो ठीक है, अगर यही सेल्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ अगर हो जाएगा तो दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपके पास ये सेल्स हैं, इनका अगर अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होगा तो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर, ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एंड ठीक है, अगर अनकंट्रोल्ड, इफ यू हैव अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होगा तो ट्यूमर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ट्यूमर या कैंसर के लिए इट विल बी रिस्पॉन्सिबल, या कैंसर शब्द भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, ये हम कह सकते हैं। तो क्या है कि इसको जो कैंसरस सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसको कम करने के लिए, रोकने के लिए हम कीमोथेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का थेरेपी इस टाइप से करता है। अब उसमें नुकसान क्या होता है कि जैसे मान लो केमिकल का इस्तेमाल किया, या बहुत सारे ऐसे दूसरे तरीके, तो दूसरे जो हेल्दी सेल्स है वो भी उससे डैमेज हो जाते हैं, और इसका इफेक्टिवनेस भी इतना कम देखने को मिलता है, क्योंकि मान लो कुछ ऐसे सेल्स बच ही जाएंगे जो कैंसरस होंगे और वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, इसलिए कीमोथेरेपी हमेशा कराना पड़ता रहेगा, तो ये एक चैलेंज बन जाता है। तो इस वजह से क्या है कि एक ऐसा स्टेप लिया जाए जिसे एक शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज पर्सनलाइज्ड वैक्सीन। दिस कंसेप्ट वी यूज द टर्म कॉल्ड एज पर्सनलाइज्ड वैक्सीन। तो पर्सनलाइज्ड वैक्सीन का मतलब क्या हो, व्हेन यू आर यूजिंग द टर्म कॉल्ड एज पर्सनलाइज्ड वैक्सीन, पर्सनलाइज्ड वैक्सीन और कार्ड थेरेपी ये दोनों इंटरलिंक्ड भी हम कह सकते हैं। तो इट मीन्स व्हाट कि ऐसे सेल्स को डायरेक्टली आप टारगेट करो जो कि कैंसरस है। जैसे मान लो एग्जांपल लो कि ये सेल है, ये कैंसरस है, ये वाला सेल है। अब आपने क्या किया, जैसे कार्ड थेरेपी में क्या होगा, इस सेल को लैब में निकाला, इस सेल्स में कुछ चेंजेस किए, एंड दिस सेल्स विल एक्टिवेट टी सेल्स, ठीक है। जो सेल्स के अंदर आप कह सकते हो कि इनके ऐसे सेल्स हैं जो मतलब जो टी है जो कि इम्यून, हमारी प्रतिरक्षा क्षमता या इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टी सेल्स क्या करेंगे, दीज टी सेल्स विल टारगेट द कैंसरस कॉम्पोनेंट, जो कैंसरस सेल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे उसको टारगेट करेंगे और उसका खात्मा कर देंगे। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट व्हाट यू आर डूइंग इज कि सेल्स निकाला, सेल्स में कुछ चेंजेस किए, और ये सेल्स ही खुद ही जो आपने चेंजेस किए हैं तो उससे वो टी सेल्स मतलब जो ये इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देंगे और टी सेल्स के माध्यम से कैंसरस सेल्स को खत्म कर देंगे। तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच क्या है, ये पर्सनलाइज्ड वैक्सीन का भी कंसेप्ट है। तो पर्सनलाइज्ड वैक्सीन ऐसा नहीं कि वायरस बैक्टीरिया के कंटेक्स्ट में, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यही जो सेल्स आपके होंगे, ये जो सेल्स जिनमें हमने बदलाव किए हैं, इनको फिर फर्दर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एंड दीज सेल्स विल फाइट विद द कैंसरस सेल्स बाय प्रोड्यूसिंग टी सेल्स, एंड वो फिर जो कैंसर है, ट्यूमर है, उसको खात्मा उसका करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स जो है ये आपका बन जाता है कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, जिसमें लाइक ये टी सेल्स थेरेपी जिसे हम कहते हैं,
पेशेंट के खुद के सेल्स को लेके चेंजेस आपके किए जाते हैं, यही चीज़ लेके इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगा सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे, उसमें लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आंसर राइटिंग भी, आंसर भी आपको वहीं पोस्ट करना, बेस्ट आंसर अभी मैं आपको पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी सेक्शन में, तो आप देख लेना। जो आज का प्रश्न है इसी टॉपिक पे आपका बेस्ड है। सेशन लाइव देखो तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करो, और देखो थोड़ा सा आप लोग प्रीलिम्स बूस्टर पे फोकस आप जरूर से करें। जैसे इंडियन एक्सप्रेस, उसमें मैं सोर्स भी डाल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप देखना, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, physics.org, डाउन टू अर्थ, इन एरियाज में जो प्रश्न होते हैं 7-8 प्रश्न होते हैं, उसको फटाफट कवर हो जाते हैं। तो आपको बस कंटेंट पे फोकस करना है। तो 7 बजे सुबह होता, फटाफट नोट्स बना लो। उसका हिंदी भी वर्जन भी आई विल इंट्रोड्यूस, हिंदी वर्जन भी आपका उसके लिए आएगा, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो सेल्स आर इवन मोर स्पेसिफिक देन टारगेटेड एजेंट्स एंड डायरेक्टली एक्टिवेट पेशेंट इम्यून सिस्टम। जैसे मैंने आपको कहा कि जो पेशेंट इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है, जब जैसे आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। इन्हें लिविंग ड्रग्स भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे लिविंग ड्रग्स क्या है, ये जो कार्ड थेरेपी, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग ड्रग, बिकॉज दैट सेल इज इटसेल्फ एक्टिंग एज एक दवा के रूप में, जो टी सेल्स प्रोड्यूस करके और दूसरे कैंसर सेल्स को खात्मा ये कर देगा। तो यही बातें इसमें जो है मेंशन्ड है। सो ये मेंशन्ड है। तो यहाँ पे क्या है कि जो चेंजेस आपके किए जाते हैं, जो एंटीजन रिसेप्टर है उसमें कुछ आपके चेंजेस किए जाते हैं। तो जैसे मान लो रिसेप्टर का क्या मतलब, मान लो ये सेल होते हैं, सेल के ऊपर ऐसा एंटीना सा होता है, इसे रिसेप्टर बोलते हैं। तो इसमें कुछ बदलाव आपका, जिसे कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स भी बोला जाता है, तो इसको बदलाव किया जाता है। तो ये बदलाव आपका किया जाता है, एंड ये जो बदलाव आप करोगे, जैसे मान लो इस रिसेप्टर बदलाव किया, तो ये क्या है, दे विल कनेक्ट विद द ट्यूमर सेल्स, ट्यूमर सेल्स से कनेक्ट करके उस, और फिर टी सेल्स प्रोड्यूस करके उसका खात्मा कर देंगे। ठीक है, तो आपने इसके रिसेप्टर में बदलाव किया, दे विल डिटेक्ट द ट्यूमर सेल्स, मतलब जो कैंसरस कॉजिंग सेल्स है, टी सेल्स प्रोड्यूस होंगे और वो उसका खात्मा कर देंगे। अब इसका जैसे ब्लड कैंसर के अंदर इसका इस्तेमाल है, लिम्फोमा, लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसमें इसका इस्तेमाल है। ये चीज आपकी किया जा सकता है। उसके बाद जो ट्यूमर, सॉलिड ट्यूमर्स, बड़े जो कैंसरस लंग्स, कोलोन कैंसर्स है, इसमें भी इसका इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। ऑल्दो इसमें एक जो डिसएडवांटेज है वो इसका कॉस्ट बहुत है, कॉस्ट है, और फिर उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी इन्वॉल्व है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। एंड एक प्रकार से ये जो हिस्सा है, इसमें ये भी आप याद रखना, सेल थेरेपीज। तो अगर आपसे पूछे सेल थेरेपी से, तो इसी को एक्सप्लेन करना, व्हाट इज सेल थेरेपी। जैसे जीन साइलेंसिंग या जीन थेरेपी होता है ना, वैसे ही सेल थेरेपी भी शब्द आपको याद रखना है। तो ये जो कार्ड थेरेपी, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल थेरेपी। तो यहाँ पे एक तो आपको याद रखना, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ सेल थेरेपी एंड इट इज ऑल्सो अ पर्सनलाइज्ड एंटी कैंसर वैक्सीन। ये दो चीजें आपको याद रखना। इफ दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट इज पर्सनलाइज्ड एंटी कैंसर वैक्सीन, तो यही बात लिखनी है। सेल थेरेपी क्या है, तो इसी का एग्जाम्पल आपको जो है मेंशन करना है। ये पॉइंट आपको जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ईजिंग कोर इन्फ्लेशन, कर्व्स नीड टू बी टू लिफ्ट रेट। तो इकोनॉमी का टॉपिक है। कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन बेसिकली जब आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हो बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें आप फूड और एनर्जी सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते हो, दूसरे एरिया का इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हो। तो फूड और एनर्जी में जैसे मान लो ऑयल, पेट्रोल या खाने की वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, ये कोर इन्फ्लेशन में नहीं आता है। ये बेसिकली जिस इन्फ्लेशन में आता है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन में, जैसे इनके प्राइस बढ़ जाते हैं तो तुरंत न्यूज़ में आने लगता है, इसलिए इसे हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से आप कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हो, विच डज नॉट इंक्लूड फूड एंड एनर्जी सेक्टर। तो क्यों एक्सक्लूड किया जाता है? क्योंकि देखो एक चीज़ तो ये है जो एक नॉर्मल दिया जाता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसको यूज़ भी करोगे और इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। अगर सपोज कर फूड है वो मस्ट है, अगर थोड़ा प्राइस बढ़ेगा फिर भी यू विल कंज्यूम इट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो दिस इज द रीज़न कि कोर इन्फ्लेशन में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्योंकि फूड और एनर्जी सेक्टर के अलावा दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और बहुत सारी चीज़ें वो सब कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड होते हैं। मैं इसका क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। 24 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आज एक लास्ट डेट है, तो देखो क्या करना, unacademy.com में जाओ, फिर वहाँ पे यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, फिर SPLIV कोड डाल के ज्वाइन कर लो। सपोज करो आपने 1 ईयर ज्वाइन किया, 4 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिले, तो टोटल 16 मंथ्स हो गए। अब इस 16 मंथ में सारे कोर्सेज, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ऑप्शनल, जितने कोर्सेज आएंगे सारे कोर्सेज लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। मेरा भी जो कोर्सेज आएंगे वो भी एक्सेस कर पाओगे। प्रीलिम्स एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो unacademy.com में जाना है। unacademy.com में अगर आप जाओगे, ठीक है, unacademy.com, उसमें आपको फिर यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करके कोड डाल देना। ठीक है, प्रीलिम्स का भी एक कोर्स है, तो ये भी आप हिस्सा बन सकते हो इसमें, है ना, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे भी कोर्सेस हैं जो अभी 17 तारीख से साइंस टेक का शुरू होगा। अब मैं सिर्फ आपको जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं
23 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये। 24 की कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा इन चीज़ों पे आप फोकस पहले से ही नोट्स बना लो, तो फिर आगे दिक्कत ही नहीं होगी। ये देखो क्वेश्चन देख लो, ये मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आए। ये मेरे द्वारा ही सेशन लिया गया है। डेट पड़ी हुई है, यूट्यूब में जाओ, पहले दूसरे चैनल पे होता था हमारा सेशन, तो ये अभी यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख लो, डेट पड़ा हुआ है और ये स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, डेट पड़ा हुआ है, इस जहाँ के चाह रहे हो तो जाके एक्सप्लेनेशन देख लेना। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये देख लो, और ये आंसर पूरा एक्सप्लेन्ड है, ये क्यूबिट्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देख लो। विद बायोफिल्म वाला प्रश्न भी 9 जनवरी 2022 का प्रश्न है, ये आप देख लो। आईआईटी मद्रास की रिसर्च है, प्रोबायोटिक्स का जो प्रश्न है ये देख लो। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। स्पुतनिक वाला प्रश्न आया था 13 फरवरी 2022 का प्रश्न है, विद स्क्रीनशॉट। टीबी सेल्स का ये प्रश्न 928। ठीक है, ये आप देख लो। करंट अफेयर किसी के 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, बहुत करते हैं, दिखाता है ये वहाँ से आया ये वो। अब यहाँ से 15 आउट ऑफ 14 के मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये आप देख लो। ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम ही किया था डीएनए बार कोडिंग का, जो आपको टेस्ट उस समय टेस्ट पेपर दिया जाता था। तो ये सब हैं। तो अगर 23 की तैयारी कर रहे हो तो 17 वाला जो 17 तारीख से कोर्स आएगा उसको करना ही है। ये मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप नहीं तो फिर कई फिर आप जो है इश्यूज फेस करते ही हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, उन सब्जेक्ट्स को टारगेट करना जो कि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से रिलेटेड है, साइंस टेक एनवायरनमेंट आईआर और एग्रीकल्चर। इसको इन सबको मैं 15 या 20 अप्रैल तक आपका कंप्लीट आई विल कंप्लीट। और 40-50 प्रश्न आते हैं इसमें इन एरियाज से। ठीक है, चलो मेंस का प्रश्न देखो। कार्ड थेरेपी हैज इट्स ओन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक्सप्लेन करना है। कार्ड थेरेपी के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू समझे आइए। 10 मार्क्स में लिखना है। सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर सेंड करना, लिंक आपको मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो अपना आंसर लिखना। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहोगा। इसका पीडीएफ सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहोगा। अपनी प्रिपरेशन करिए, आगे बढ़िए, पढ़ाई करते रहिए और कोशिश करिए कि अपने गोल को अचीव करें। उसके लिए जितना प्रयास करना चाहिए वो आप ज़रूर से करें, कर भी रहें, और एक डिसिप्लिन आप ज़रूर से लाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।